Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone. In the previous video, we have discussed the first part of our chapter Life Processes, in which we have discussed about that what is nutrition, what are life processes and the various types modes of nutrition, in which we have discussed in detailed way autotrophic nutrition. Today we are going to discuss heterotrophic nutrition. तो सबसे पहले देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड from another organism. The mode of nutrition in which an organism takes food from another organism is called heterotrophic nutrition. इसमें हम किस एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कुछ ग्रीन प्लांट से अलग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, और एनिमल्स हो गए। तो ये क्या है, हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफ्स बोलेंगे। जैसे हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वालों को ऑटोट्रॉफ्स बोला था, इनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, तो इनको अगर हम देखें तो ये मेजरली डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे वापस जाके क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि है हमारे फर्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सूखी पत्तियां खाते हैं और जो मतलब गल चुकी होती हैं वैसी पत्तियां खाते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के मोड को फॉलो करते हैं। ठीक है, द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज अब्सॉर्ब्ड। तो जो फूड है वो बॉडी के आउटसाइड ही क्या हो जाता है, आधी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद उसको बॉडी जो है अब्सॉर्ब करती है। एग्जाम्पल फंगाई, फंजाई जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फंजाई इसका एग्जाम्पल है कि सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइटिक जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स उनको हम बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वो ऑर्गेनिज्म हमारे होंगे सेप्रोफाइट्स। और अगर इसका एग्जाम्पल हमें पता करना है तो एक सेप्रोफाइट है हमारा फंजाई। ओके, नेक्स्ट देखिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, some organisms feed on the expense of another organism and in turn causing it harm. This is called parasitic mode of nutrition. तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक्सपेंस पर फीड करते हैं और उसके बाद मतलब उनको हार्म करके तब वो अपना खाना बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि these organisms live on the body or in the body of a host organism and then derive the nutrients directly from the body of the host. अब ये लोग क्या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब पैरासाइट्स क्या करते हैं कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और उसकी जो एनर्जी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने लिए अपने उसमें यूज़ करते हैं और उसके बाद
अपनी अपनी बॉडी में वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका है लीच, एस्कैरिस, कैस्कुटा, ये सब क्या है? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट्स हैं। तो ये क्या करते हैं? इनको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं? लिव इन द बॉडी, लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसी और की बॉडी में रहकर उसकी जो एनर्जी है उसको ये यूज करते हैं। ओके, तो पैरासाइट्स क्या करते, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको खाते हैं। तो इसका एग्जांपल है फंजाई। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जा करके उनके न्यूट्रिएंट्स को एक तरह से चोरी करते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा हो सकता है लीच और एस्कैरिस। अगर इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएं तो आप ये लिख सकते हैं, लीच, एस्कैरिस, और एक होता है कैस्कुटा और एक होता है टिक। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये भी क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी जो फूड है जो ऑर्गेनिज्म ने लिया है वो उसकी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है, और वो उसको पहले एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होता है ना, और उसके बाद वो क्या होता है? इंजेस्ट होता है। ओके, तो जैसे कि हमारा क्या हुआ, इसके एग्जांपल है हमारा अमीबा। अमीबा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि फूड को अपने अंदर लेता है पहले, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा फॉलो करता है। तो अब हम देखते हैं कि अमीबा में एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसे इनटेक करता है। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं अमीबा के बारे में। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा न्यूट्रिशन को कैसे इनटेक करता है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा फॉलो करता है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक यूनिसेलुलर, मतलब कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ ही ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये क्या करता है कि ये फूड को पहले अपने अंदर लेता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर ही टेक प्लेस करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा हैपन्स इन 5 स्टेप। तो इसका जो न्यूट्रिशन है इसको आप बहुत केयरफुली सुनेंगे। इसका जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है हमारा इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड लास्ट है हमारा एडिशन। ओके, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि अमीबा फॉलो करता है अपने फूड को इनटेक करने के लिए। तो इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। तो जब वो अपने फूड को अंदर लेता है, इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अमीबा किस तरह से फूड को इनटेक करता है। सपोज कीजिए ये आपका अमीबा है। ओके, तो अमीबा के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। अमीबा के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर मान लीजिए इसका एक फूड पार्टिकल यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये इसका फूड है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। ओके, तो इसके बाद ये क्या करेगा? इस फूड को धीरे धीरे ही कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, इस फूड को धीरे धीरे ये अपने पास लाएगा, मतलब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है और इस फूड को धीरे धीरे ये अपने पास लाएगा। इस तरह से इसके पास आ चुका है। उसके बाद ये
फूड को पास लाने के बाद एक वैक्यूल इसके बाहर फॉर्म कर लेगा। एक वैक्यूल जो है इसके बाहर ये इस तरह से एक वैक्यूल फूड के बाहर ये फॉर्म कर लेगा। अब फूड जो है इसके अंदर जा चुका है, इस तरह से वैक्यूल फॉर्म कर लेगा और उसके बाद लास्ट स्टेप में धीरे धीरे ये क्या करेगा, इस फूड को पूरी तरह से अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। ओके, तो ये तो हमारा न्यूक्लियस था ही, ये तो न्यूक्लियस है ना, ये भी न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर जा चुका है। ओके, तो इस तरह से जो अमीबा है वो फूड को अपने अंदर इनटेक करता है। तो सबसे पहले उसका प्रोसेस होता है जो होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, वो फूड को अपने अंदर ले रहा है। डाइजेशन, अब जो उसने फूड खाया है उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, तो ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इन सिंपलर फॉर्म, तो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है डाइजेशन। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन, इन विच हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, अब इसके बाद क्या आया निकल के, डाइजेस्टेड फूड आया होगा। डाइजेस्टेड फूड हमें मिल चुका है ना, डाइजेशन हुआ है तो डाइजेस्टेड फूड मिल चुका है। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्ब करेंगे उसको, प्रोसेस ऑफ absorption of digested food is called absorption। उसके बाद है assimilation, मतलब कि उसको उस फूड को assimilate करना, मतलब कि जो हमने फूड जो उसने फूड खाया है, उसने फूड जो लिया है उसको assimilate करना, मतलब कि यूटिलाइज करना। यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड, जो फूड उसने अब्जॉर्ब किया है, अब्जॉर्ब्ड फूड, उसको यूटिलाइज करना मतलब कि असिमिलेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। और उसके बाद है एजेशन। एजेशन का मतलब होता है रिमूविंग अनडाइजेस्ट। अब एजेशन लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या करता है, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह चुका है, कुछ फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा और कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रहा होगा, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड होगा उसको रिमूव करना, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसको आप सिंपल, अगर आप डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। Assimilation, the process of utilization of digested food is called for energy and for growth and repair is called assimilation। और उसके बाद है the process of removing undigested food is called egestion। तो ये 5 प्रोसेस जो है अमीबा फॉलो करता है अपने फूड को इनटेक करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई कि यहाँ पर ये जो फॉर्म होता है इसको अमीबा बोलता है कि ये मेरा फूड वैक्यूल है। क्या है ये, इसका फूड वैक्यूल है। तो यहाँ पर एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है और फूड वैक्यूल से फूड को वो अपने अंदर प्रोसेस करता है, अपने अंदर ले लेता है। ओके, तो ये प्रोसेस था अमीबा के डाइजेशन का कि वो किस तरह से डाइजेस्ट करता है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन इनटेक करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हम एक और छोटा सा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह, और उसमें भी हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इसमें किस तरह से टेक प्लेस करता है। ओके, तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लिखेंगे इसमें कि ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरी बात कि ये भी क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ओके, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि अमीबा है, अमीबा अपना फूड इनटेक कर रहा था फूड वैक्यूल से, ये भी क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है, और ये किसकी हेल्प से फूड को एनगल्फ करता है, फूड को अंदर लेता है,
ये सीलिया की हेल्प, सीलिया इसके अंदर एक चीज़ होती है, सीलिया की हेल्प से फूड को एनगल्फ करता है, एनगल्फिंग द फूड। ओके, तो सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है, फूड को एनगल्फ करता है। इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म की हेल्प से क्या करता है, मूव करता है, साइटोप्लाज्म की हेल्प से ये मूव करता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं इसके बारे में, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, अमीबा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। तो जो भी फूड डाइजेस्टेड होगा, फूड डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल absorbed by साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड निकालता है वो किससे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड किससे बाहर आता है, एनल पोर, ANAL एनल पोर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं साइटोपाइज। ओके, तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, साइटोपाइज, CYTOPYGE, साइटोपाइज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो न्यूट्रिशन पैरामीशियम के बारे में थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे टेक्स प्लेस करता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में प्रोसेस होते हैं, वो हम उन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो हमें ये पता है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, ये तो हमें सभी को पता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये वो ग्लैंड्स जैसे कि हमारा जिनसे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो ग्लैंड्स। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या क्या आता है, माउथ आता है, ईसोफेगस जिससे फूड जो है हम इंटेक करते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम देखें तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो मेन जो ग्लैंड्स हैं वो है सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, लीवर और पैनक्रियाज। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल से और एसोसिएटेड ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स हैं उनमें हमारे पास है सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज। तो इन सभी को हमें सबसे पहले स्टडी करना है और उसके बाद हम सारे प्रोसेस को एक वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हमारी बॉडी में डाइजेशन में टेक प्लेस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास माउथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो माउथ है वो किस तरह से फूड को इंटेक करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना है साथ के साथ। ये आपके जो बोर्ड्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले है हमारे पास माउथ। तो माउथ देखते हैं, द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग। तो ये तो हम सभी को पता है कि माउथ में हमारे पास क्या आता है, टीथ है एंड टंग है। ओके, और जो सेलिवरी ग्लैंड है वो भी माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सेलिवरी ग्लैंड
also present in mouth. Okay, the tongue has gustatory receptors which perceive the sense of taste. तो टंग का काम क्या होता है? सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट को सेंस करना कि इसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, सॉर है ना, स्वीट है, कैसा टेस्ट है, उसको सेंस कौन करती है? टंग करती है. The tongue helps in turning over the food so that saliva can be properly mixed with it. टंग और किस में हेल्प करती है? क्या करती है टंग? Turning over the food and mixing saliva with food, कि फूड के साथ हम सलाइवा को मिक्स कर सकें, उसमें हमारी जो टंग है वो हमें हेल्प करती है. टीथ का काम क्या होता है? टीथ का काम होता है ब्रेक डाउन करना, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, स्मॉलर पार्ट्स में फूड को ब्रेक डाउन करना. तो टीथ का काम ये होता है. तो माउथ में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड. टंग का काम होता है सेंस ऑफ टेस्ट, टर्निंग ओवर द फूड एंड मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड. और टीथ का काम होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉलर पार्ट्स. ठीक है, तो ये था हमारे माउथ के बारे में कि माउथ क्या काम करता है. उसके बाद क्या होता है? जो सेलिवरी ग्लैंड है. अब अगर हम सेलिवरी ग्लैंड को देखें कि सेलिवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, तो सेलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ओके, सलाइवा सिक्रीट करते हैं विच हेल्प्स इन स्वेलोइंग आवर फूड. जो फूड है उसको स्वेलो करने में हेल्प करता है. स्वेलोइंग आवर फूड, उसमें हमारी हेल्प करता है. तो सिंपल अगर हम देखें, सिंपल से अगर हम तरीके से देखें तो माउथ है इनटेक ऑफ फूड, उसके बाद माउथ के अंदर हमारे पास है टीथ, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग या फिर ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद हमारे पास इसी में आता है टंग. टंग क्या करती है? टंग रोलिंग ऑफ फूड. मैंने आपको बताया कि रोलिंग ओवर करती है, रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग, कि हम टेस्ट कर सकें कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, है ना. और जो उसके बाद हमारे पास आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से ही टंग हमारी क्या करती है? स्वेलो करती है फूड को, स्वेलोइंग डाउन द फूड, उस फूड को स्वेलो वो करती है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा माउथ के अंदर होता है. सबसे पहला प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो हमारे माउथ के अंदर ही शुरू होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ईसोफेगस. फिर माउथ के बाद हमारे पास आता है ईसोफेगस, उसके बाद है हमारे पास ईसोफेगस. तो ईसोफेगस का एक सिंपल सा काम है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ईसोफेगस का काम क्या होता है? एक ट्यूब होती है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, जो हमारे माउथ से इस इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है. ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसका काम क्या है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक तक ही अपने खाने को लेकर जाती है. ओके, तो इस तरह से ईसोफेगस काम करती है. तो ये हमारा ईसोफेगस हो गया. और उसके बाद ईसोफेगस से फूड कहाँ पर जाएगा? स्टमक में जाएगा. तो स्टमक में जाकर फूड का क्या होता है? स्टमक अब देखते हैं क्या होता है. एक बैग लाइक ऑर्गन है, एक बैग टाइप का ऑर्गन है जो कि हमारे फूड को स्टोर कर लेता है. हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन churning द फूड. द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं विच किल्स द जर्म्स. जिससे क्या होता है? जो जर्म्स होते हैं खाने के अंदर या जो भी जर्म्स होते हैं, विच किल्स द जर्म्स, जो जर्म्स को किल कर देते हैं.
Moreover, it makes the medium inside the stomach as acidic. तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको वो क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। कई बार बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो ये क्या होता है, हमारे स्टमक में जो भी HCl प्रेजेंट होता है, जो भी HCl प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फूड हम खाते हैं वो उसको एसिडिक बना देता है। The enzyme pepsin secreted in the stomach does partial digestion of protein. अब स्टमक के अंदर ही क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, मतलब कि आधा डाइजेशन होता है, और वो किससे होता है, एक एंजाइम है पेप्सिन, सिक्रीटेड इन द स्टमक। तो इस एंजाइम के द्वारा, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। ओके, ये जो पेप्सिन है वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है, और ये एक एंजाइम है, और एंजाइम होने के बाद ये क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करता है। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स। अब क्या इसकी जो वॉल्स हैं, स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं। म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं, और म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा जो स्टमक है वो डैमेज ना हो। हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग स्टमक, हमारे जो स्टमक को वो हेल्प करता है, स्टमक फ्रॉम HCl। HCl एक ऐसा एसिड है जो किसी चीज़ को बर्न इजीली कर सकता है, लेकिन जो म्यूकस जो हम सिक्रीट करते हैं, हमारा जो स्टमक की जो वॉल्स म्यूकस सिक्रीट करती है, वो किस में हेल्प करती हैं, कि हमारे जो हमारा जो स्टमक है वो कभी भी क्या ना हो, हमारा जो स्टमक है वो कभी भी HCl की वजह से डैमेज ना हो। ओके, तो इसलिए क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। तो ये था हमारा स्टमक का प्रोसेस, जो भी स्टमक में होता है। उसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टमक में क्या हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के अंदर, जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। और ये गैस्ट्रिक जूसेस कौन से हैं हमारे, ये गैस्ट्रिक जूसेस हैं हमारे 3 जूसेस। फर्स्ट है हमारा पेप्सिन मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम होता है। दूसरा है HCl, और तीसरा है हमारा म्यूकस। तो ये 3 चीज़ें, पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम होता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। HCl क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक बना देता है, मेक्स मीडियम एसिडिक बना देता है। ओके, और उसके बाद है म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो पहला है हमारा पेप्सिन एक एंजाइम है, और ये क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। दूसरा है HCl मीडियम को एसिडिक बना देता है। और तीसरा है म्यूकस, और ये किससे सिक्रीट होता है, स्टमक की वॉल से सिक्रीट होता है, और क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हमने कंप्लीट किया है स्टमक तक, और इसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।